हेलो स्टूडेंट्स, आपका साइंस कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सेकंड मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, आप सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। व्हाट इज़ यूरिनरी ब्लैडर? एज यू कैन सी कि ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसके जस्ट नीचे की तरफ ये जो वॉलनट शेप जो ग्लैंड है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, और आपको याद रखना है कि ये जो ग्लैंड होती है अनपेयर्ड होती है। ओके, जैसे कि सेमिनल वेजिकल में आप जानते हैं कि एक राइट और एक लेफ्ट है ना, तो डेट इज़ पेयर्ड। ओके, क्योंकि वहाँ पर दो लोब थी, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, तो इसको हम क्या कहेंगे? पेयर्ड। लेकिन जब आप प्रोस्टेट ग्लैंड के डायग्राम को देखेंगे, जैसे कि इस डायग्राम में आप प्रोस्टेट ग्लैंड देख रहे हैं, लेकिन अगर जो आपको इसको थोड़ा डीप स्टडी करना है तो इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये 5 लोब्स में डिवाइड है। कितनी? 5। अब ये जो लोब्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 लोब्स यहाँ पर मिलकर प्रोस्टेट ग्लैंड को बना रही है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड इसलिए अनपेयर्ड कही जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें जो 3 ग्लैंड्स है उसमें से ये एक ऐसी ग्लैंड है जो अनपेयर्ड होती है। ठीक है, बाकी जो 2 ग्लैंड है जिनका नाम आप जानते हैं सेमिनल वेजिकल और बल्बो यूरेथ्रल, वो पेयर्ड होते हैं। ओके, तो ये अकेली एक ऐसी ग्लैंड है जो अनपेयर्ड है। नेक्स्ट, मेड अप ऑफ 5 लोब्स। ओके, कितने लोब से मिलकर बनती है? 5 लोब से मिलकर बनती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दिया है। ईच लोब ओपन इनटू प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब यहाँ पर एक शब्द आया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो जैसा कि आप जानते हैं यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप बाहर निकला हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। और ये यूरेथ्रा किससे कवर्ड है? प्रोस्टेट से कवर्ड है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहेंगे। सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड खत्म हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं। एक शॉर्ट यूरेथ्रा है, और आप इस यूरेथ्रा को यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला जो पाइप आप देख रहे हैं ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, और इसके अंदर ये ओपन होते हैं किसके थ्रू? फाइन अपर्चर्स के थ्रू। ठीक है, फाइन अपर्चर्स मतलब छोटी छोटी कैनल्स होती हैं, उनके थ्रू इसमें ये ओपन होते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सेक्रेशन है सीमन में, इसका जो सेक्रेशन है वो कितने परसेंट पाया जाता है? 30% पाया जाता है। ओके, मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट सेक्रेशन है किसके अंदर? सीमन के अंदर, आफ्टर सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है 30% पाया जाता है किसके अंदर? सीमन के अंदर। जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है स्लाइटली एसिडिक। ओके, स्लाइटली एसिडिक मतलब क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो पीएच है प्रोस्टेटिक फ्लूइड का वो कितना है? 6.1 टू 6.5। इससे हमें पता चलता है कि स्लाइटली लेस देन 7, इसलिए इसका जो नेचर है वो कैसा है? एसिडिक नेचर है। तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो सिक्रेशन करती है या जो फ्लूइड रिलीज करती है उसका पीएच 6.1 से 6.5 होने की वजह से वो कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, ये मिल्की फ्लूइड होता है, मतलब वाइट कलर का होता है, स्टिकी। अगर जो हम सीमन की स्टिकनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो स्टिकी नेचर है उसका वो किसकी वजह से है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से। और ये जेली लाइक होता है। ठीक है, मतलब स्लाइटली विस्कस होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? हेल्प इन स्पर्म एक्टिवेशन। अब ये स्पर्म को एक्टिव कैसे करता है, पहले उसको समझना है। दरअसल स्पर्म एक्टिवेशन मतलब है कि स्पर्म को एनर्जेटिक बनाए रखना, और उसको एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इनके अंदर पाए जाने जो कंपोनेंट है, मतलब जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड, कैल्शियम एंड फोस्फेट एंड प्रोफिब्रिनोलाइसिस, ये कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं क्या करने में? स्पर्म एक्टिवेशन में। अब कैसे? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सीमन लिखा गया है। सीमन का एक टाइप होता है कोएगुलेटेड सीमन, क्योंकि सीमन दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो सेमी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो कोएगुलेटेड सीमन है, मतलब सेमी सॉलिड सीमन है,
ये दो सेक्रेशन से मिलकर बनता है, एक तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड सेक्रेशन और एक सेमिनल वेजिकल सेक्रेशन। दोनों का कंट्रीब्यूशन आप जानते हैं, 30% इसका कंट्रीब्यूशन होता है और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 60 to 70%। ओके, अब यहाँ पर ये कोएगुलेटेड सीमन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कोएगुलेटेड सीमन की फॉर्मेशन। तो हमेशा याद रखना है कि जो कोएगुलेटेड सीमन है वो किससे बनता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड सेक्रेशन प्लस सेमिनल वेजिकल सेक्रेशन इज इक्वल टू कोएगुलेटेड सीमन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ कोएगुलेटेड सीमन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोएगुलेटेड सीमन क्या होता है, जिसमें प्रोस्टेटिक ग्लैंड सेक्रेशन और सेमिनल वेजिकल सेक्रेशन प्रेजेंट होता है। अब ये जो कोएगुलेटेड सीमन है ये सेमी सॉलिड होता है। इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, एज ए रिजल्ट एनर्जी ऑफ स्पर्म इज कंजर्व्ड। अब ये जो कंजर्व्ड एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, जैसा कि आप जानते हैं अगर जो स्पर्म मूवमेंट करेगा, क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट करने से स्पर्म की जो एनर्जी है वो क्या होगी, लॉस होगी। तो एनर्जी को लॉस होने से बचाने के लिए, मतलब स्पर्म की जो मूवमेंट है उसको हमें घटाना होगा, उसकी जो मोटिलिटी है उसे रिड्यूस करना होगा, जिससे क्या है जो एनर्जी है स्पर्म की वो क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड हो जाएगी। ठीक है, कंजर्व्ड हो जाएगी। तो इसीलिए कोएगुलेटेड जो सीमन होता है उसमें प्रेजेंट जो प्रोफिब्रिनोलाइसिन्स होता है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, जिसकी वजह से सीमन अभी लिक्विड फॉर्म में ना होकर सेमी सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फिब्रिनोलाइसिन्स, मतलब ये एक्टिव फॉर्म है प्रोफिब्रिनोलाइसिन्स की, ये एक्टिव हो जाएगा। तो फिब्रिनोलाइसिन जैसे एक्टिव होगा तो स्पर्म गेट्स अगेन लिक्विफाइड। ओके, ये क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। एंड इन द सीमन जो स्पर्म है वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। इस दौरान ये जो सीमन लिक्विफाइड हुआ है ये कब हुआ, जब स्पर्म या सीमन कहाँ एंटर हुआ, वेजाइना में। और जब वेजाइना में एंटर हुआ तो वहाँ पर उसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो सीमन है वो क्या हो गया, लिक्विफाइड हो गया। ओके, तो इस तरीके से कोएगुलेटेड सीमन फंक्शन करता है। सो आई होप you will understand about prostate gland. Thanks for watching.